हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों मेरा नाम है पार्थ और मैं आज से आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान। देखिए, आज से हम जो अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोशिका यानी जीवन की इकाई। अब आप बोलेंगे सर ये हमारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में 11वीं कक्षा का 8वां अध्याय है। आप 8वां अध्याय को लेकर आए हैं, पहले से स्टार्ट क्यों नहीं किया? देखिए, हम जानते हैं हम सभी के जीवन की शुरुआत किससे हुई है? एक कोशिका से हुई है। जब शुरुआत एक कोशिका से हुई है तो क्यों ना इस कोर्स की भी शुरुआत एक कोशिका से ही की जाए, यानी अध्याय कौन सा पढ़ा जाए? कोशिका यानी जीवन की इकाई। देखिए, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इस चीज का जो अनुभव मुझे जो मिला है वो ये कि हमेशा जब भी नीट की प्रिपरेशन की जाती है, एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है, तो सबसे पहला अध्याय कौन सा पढ़ाना चाहिए? कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा जी हमारा पहला अध्याय कौन सा? पहला अध्याय कौन सा? नीट की प्रिपरेशन के लिए कोशिका यानी जीवन की इकाई। ठीक है, देखिए आज बेटा जी हम जो ये पढ़ने वाले हैं, कौन सा हमारा ये जो अध्याय पढ़ने वाले हैं, कौन सा? कोशिका जीवन की इकाई। आज ये नहीं पढ़ूंगा। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो बोला कि कोशिका जीवन की अध्याय इकाई जो है वो पढ़ाएंगे। नहीं, ये नहीं पढ़ूंगा। आप बोलेंगे क्यों? देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है क्या? जीव विज्ञान की शाखाएं। आप बोलेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? देखिए, हमारी जीव विज्ञान में टोटल अध्याय जो है वो टोटल है 38 यानी 38। ठीक है, 22 11th में है और 16 जो है वो हमारे 12th क्लास में है। ठीक है, अब इन 38 चैप्टर में कहीं ना कहीं जीव विज्ञान की शाखाएं आ जाती हैं। ठीक है, जिससे एक प्रश्न, ध्यान से सुनना, एक प्रश्न जरूरत है इसकी नीट एग्जाम की कि एक प्रश्न तो देना ही है किसी ना किसी जीव विज्ञान की शाखा से। अब वो कौन से अध्याय से आ जाए पता नहीं लगता है, तो मैंने क्या किया, शुरुआत जो की है वो किससे करी है? जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो अलग अलग अध्याय में दे रखी हैं, उन सभी का निचोड़ मैंने आज एक पहली कक्षा में रखा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास से एक प्रश्न आपका बनेगा किसका? नीट का। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने कॉपी आप लोगों ने बना ली होगी, उस कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। जो चीज मैं आपको बताऊं साथ साथ लिखा करें, प्रैक्टिस किया करें, सब कुछ याद होएगा। याद रखना, जीव विज्ञान बहुत ईजी लगता है, मैं मानता हूं बिल्कुल ईजी है, जीव विज्ञान ईजी है, लेकिन बहुत बड़ा विज्ञान है, लेंदी है, याद नहीं होता है। तो रिवीजन करते रहिएगा, बस एक ही गुरु मंत्र है याद रखना नीट में सिलेक्शन के लिए, बायोलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए। क्या? रिवीजन करते रहो, चीजें समझ में आ जाती है, याद नहीं रहती पुरानी, तो रिवीजन करते रहेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज बेटा जी हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं बताऊंगा। उसके बाद मैं लेकर आऊंगा क्विज, जो आज पढ़ा होगा उससे संबंधित लेकर आऊंगा क्वेश्चन, और फिर लास्ट में मैं आपको दूंगा क्या? डीपीपी। अब आप बोलेंगे सर डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी जो भी पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना है, यानी आपको देखना है कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं इट मींस आपने अच्छे से पढ़ा है, नहीं हो रहे यानी आपने कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा, इट मींस आपको वापस से देखना पड़ेगा लेक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आज की रूपरेखा रहेगी आज के लेक्चर की। चलें स्टार्ट करें। आइए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। क्या? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। सबसे पहला प्रश्न, जीव विज्ञान क्या है? हमने 11वीं और 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान पढ़ लिया, लेकिन कईयों को यही नहीं पता कि जीव विज्ञान क्या है। बहुत सिंपल, क्या आप मुझे बताएं आपके आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी आपके आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए सर सामने मोबाइल है और सर कान में हेडफोन लगा रखे हैं या ईयरफोन लगा रखे हैं, है ना सर? साइड में चेयर है सर, टेबल है सर, एक रूम है जिसमें दरवाजा है सर, छत है साइड में, या तो आपके पास में या तो आपकी मदर मम्मी होंगी या पापा होंगे या कोई भाई बहन होगा, है ना? अब जरा सोचिए आपके पास ये जितने भी लोग हैं, है ना, और साथ ही साथ आपके पास जितनी भी चीजें मिल रही है, अब जरा सोचिए आपके आसपास क्या मिल रहा है? आपके पास सजीव भी मिल रहे हैं आपके आसपास और निर्जीव भी मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए मोबाइल जो है ये सजीव है कि निर्जीव है? बोलिए सर ये तो निर्जीव है। सर पेन जो है क्या है? निर्जीव है। सर दरवाजा क्या है? निर्जीव है। छत क्या है? निर्जीव है। फर्श क्या है? निर्जीव है। दीवार क्या है? निर्जीव है। पंखा क्या है? निर्जीव है। लाइट क्या है? निर्जीव है। लेकिन मम्मी पापा भाई बहन ये क्या है? सजीव है। तो आज के बाद कभी मत भूलना क्या कि जीव विज्ञान क्या होता है? सजीवों का अध्ययन होता है, यानी आपके आसपास जो भी सजीव मिल रहे हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। चलें आगे, सिंपल सा था, कंफ्यूजन तो नहीं था, आगे चलते हैं। अब सिंपल सी चीज है, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा नीट में कि जीव विज्ञान के साथ अध्ययन होता है, नहीं ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जीव विज्ञान के साथ अध्ययन किया जाता है, नहीं, लेकिन बताना जरूरी है ना, सभी को समझना आना चाहिए। जीव विज्ञान जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? सजीवों का अध्ययन। ठीक है, चलें आगे। आइए अब आगे चलते हैं। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? सबसे पहले किसने जीव विज्ञान के बारे में बताया? कौन थे वो वैज्ञानिक जिन्हें हम बोलेंगे जीव विज्ञान का जनक? तो मेरे ख्याल से आप कई लोग जानते हैं कौन है बेटा जी, भूलना नहीं है। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जिनको हम एरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश में। याद रखना कौन बेटा जी? एरिस्टोटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। ये कौन है? जीव विज्ञान के जनक। सिंपल सा, ठीक है, चीजें सिंपल लगेगी, बस समझते जाओ, याद करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। ठीक है, चलें आगे। अब दूसरा प्रश्न, ये तो हो गया जीव विज्ञान के जनक जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बताया। अब दूसरा प्रश्न आता है कि सर ये जो जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी, जो शब्द है, ये किसने दिया? है ना, एक तो जनक है जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बताया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो बेटा अकेला एक वैज्ञानिक नहीं था, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर ये शब्द दिया, क्या? जीव विज्ञान। ठीक है, अब वो दो वैज्ञानिक कौन है बेटा जी? आपने भूलना नहीं है। सबसे पहले याद रखना है लेमार्क, और दूसरा वैज्ञानिक ट्रीविरेनस। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर शब्द दिया था, क्या? जीव विज्ञान। नीट नहीं दिया, जीव विज्ञान दिया। कहीं नीट की तैयारी करते करते ये सोचने लगे कि नीट शब्द दिया, नहीं, किसने दिया बेटा जी? याद रखना, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? आपके लेमार्क और ट्रीविरेनस ने मिलकर शब्द प्रतिपादित किया था, क्या? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलिए आगे चलते बेटा जी। यहां पर अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की? ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं। ठीक है, बहुत सारी है ना, जिसमें से दो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन कौन सी? दिमाग लगाएं, कौन सी दो शाखाएं हैं जो प्रमुख रूप से आप जानते हैं? आप बोलेंगे सर एक है बॉटनी, नाम सुना होगा। एक है सर जूलॉजी। बॉटनी को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। है ना भाई, आपके आसपास आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? पादप है। आप बोलेंगे पादप, पादप यानी वनस्पति। ठीक, तो वनस्पतियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह विज्ञान क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, है ना। और जब हम प्राणियों का, जंतुओं का, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जूलॉजी, है ना। तो दो मुख्य विज्ञान है हमारे जीव विज्ञान की, दो शाखाएं हैं मुख्य रूप से, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, है ना। यही है ना, देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है क्या कि भैया जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं बेटा जी, एक है क्या? जंतु विज्ञान, जूलॉजी, और एक है आपका वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था आज बहुत सारी शाखाएं पढ़ेंगे, आपने तो सिर्फ दो शाखाएं बताई हैं, एक जूलॉजी बता दी, एक बॉटनी बता दी। अरे बेटा, इस बॉटनी के अंतर्गत, इस जूलॉजी के अंतर्गत 100 से ज्यादा और विज्ञान आते हैं।
यानी ये जो वनस्पति विज्ञान है ये कई सारे विज्ञानों से मिलकर बना हुआ है, ये जो जंतु विज्ञान है ये भी कई सारे विज्ञानों से मिलकर बना हुआ है। तो वो आज हम कुछ इनकी शाखाएं देखने वाले। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था जीव विज्ञान की शाखा, अरे भैया जीव विज्ञान ये दो विज्ञान से बना हुआ है, ये दो विज्ञान और कई सारे विज्ञानों से बने हुए हैं, तो क्या मैं नहीं बोल सकता जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं? बोल सकता हूं ना। तो ध्यान से सुनना, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा जी, जंतु विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं। अब देखिए यहां पर ये बहुत सारी शाखाएं यहां पर दे रखी हैं, ठीक है। अब आपने क्या क्या करना है बेटा, क्या करना है जरा सोचिए, जल्दी से आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आप बोलेंगे सर हमें तो ये सब कुछ मिलेगा, हाँ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मतलब जब तक खुद से हार्ड वर्क नहीं करोगे, है ना, तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। हार्ड वर्क आपने खुद करना है, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपने खुद भी तो अपने हाथ चलाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, ठीक है। आइए बेटा, सबसे पहला विज्ञान जो आपने जंतु विज्ञान में पढ़ना है वो है एनाटॉमी। अब साहब एनाटॉमी क्या होती है, पूछिए ना, एनाटॉमी क्या होती है। देखिए दो वर्ड याद रखना, एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। ध्यान से सुनना, एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी और एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी। अब आप बोलेंगे क्या सर, वापस से सुनना, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी और एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी। अब आप बोलेंगे क्या है सर एनाटॉमी, आप मुझे बताएं। अगर मैं आपके पेट का अध्ययन करता हूं, मैं आपकी आंतों का अध्ययन करता हूं, मैं आपके हृदय का अध्ययन करता हूं, मैं आपके फेफड़ों का अध्ययन करता हूं, जरा दिमाग लगाकर मुझे बताएं, क्या मैं आपकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन कर रहा हूं या बाहरी संरचनाओं का अध्ययन कर रहा हूं? दिमाग लगाएं। आप सीधा बोलेंगे सर ये जितने भी वर्ड आपने बोले, जितने भी शब्द आपने बोले, ये तो हमारे अंदर मिल रहे हैं ना। तो आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, भूल मत जाना, क्या एनाटॉमी, भूल मत जाना। यानी जो हम अंग जो पढ़ते हैं, अंगों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, अंग का मिल रहे हैं, अंदर मिल रहे हैं ना। तो आंतरिक अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, भूलना नहीं, क्या एनाटॉमी। सिंपल सिंपल सी चीजें, देखिए जो समझाने वाली है जो मैं डिटेल में बताऊंगा, जो सिंपल सी चीजें हमको लिखो, है ना। अगर ये चीज समझ में ना आए, सिंपल अपनी भाषा में लिख लो, आंतरिक अंगों का या आंतरिक संरचनाओं का या शरीर के अंदर जो भी कुछ मिल रहा है उसका अध्ययन क्या कहला रहा है, एनाटॉमी, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा विज्ञान बेटा एंथ्रोपोलॉजी। क्या वर्ड लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी। अब आप मुझे बताएं, 12वीं कक्षा में एक अध्याय था क्या, विकास पढ़ा था, विकास, इवोल्यूशन। आप जानते हैं हमारे पूर्वज कौन थे, जानते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे क्या? अगर ध्यान से अगर विकास चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमारे पूर्वज बंदर थे, नहीं। हमारे पूर्वज कौन थे, जानते हैं, हमारे पूर्वज कपी थे। कपी, कपी जानते हैं कपी क्या होते हैं, एप्स, एप्स जानते हैं क्या होते हैं, बंदर के जैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये क्या कहलाते हैं, कपी कहलाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज जो थे ना वो कपी था। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, बेटा मैंने बुक्स पढ़ी, बुक्स में कैसे लिखा, बुक्स वालों ने कई जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो चीजें बताई, जो वैज्ञानिकों ने चीजें बताई उनको ध्यान में रखकर उन्होंने बुक में लिखा। अब वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं रिसर्च की होगी, किसकी करी होगी, अवशेषों की। हमारे जो पूर्वज जो थे उनके अवशेष मिले होंगे और उन अवशेषों का अध्ययन करके ये पता लगा कि हमारे जो पूर्वज जो थे वो कपी के जैसे थे। जो कपी आज की डेट में मिलते हैं ना, जैसे गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरेंगुटान है, गिबोन है, ये क्या है, एप्स हैं, कपी हैं, ठीक है। तो इनके जैसे थे हमारे पूर्वज, ठीक है। अब जरा सोचिए, हमारे पूर्वज के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमने अपने विकास का भी पता लगाया हो कि हमारा विकास कैसे 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 हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, ये सारा पता लगाया ना, लगाया ना। तो वही मानव जाति के विकास का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो विज्ञान क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। भूल मत जाना, इससे प्रश्न उठता है। विकास चैप्टर जो है ना, विकास चैप्टर, अब विकास चैप्टर में ये एंथ्रोपोलॉजी अगर आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा नीट में। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। सिंपल था। आइए तीसरा बेटा जी, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी आप मुझे बताएं, साफ साफ लिखा हुआ है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। अब आप मुझे बताएं, 11वीं कक्षा में मानव शारीरिकी आपने जब पढ़ी थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहां पर ये एक चैप्टर था, अध्याय था क्या, परिसंचरण तंत्र, याद आ रहा है था? अब जरा दिमाग लगाओ, उस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था, आपने हृदय पढ़ा था, आपने रक्त पढ़ा था, आपने रक्त नलिकाएं पढ़ी थी, याद आ रहा है? तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है, परिसंचरण का मतलब सिंपल, परिवहन। हमारे शरीर में परिवहन कर रहा है, कोई तरल बह रहा है, बहने को हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण, ठीक है। तो मेरे अंदर बह रहा है, आपके अंदर बह रहा है, मनुष्य के अंदर बह रहा है, और भी कई सारे प्राणी उनके अंदर भी रक्त बह रहा है। तो वो जो रक्त बह रहा है, कहां से बह रहा है, किधर से बह रहा है, कौन उसको धक्का दे रहा है, कौन पंप कर रहा है, ये सारा अध्ययन किसका, परिसंचरण तंत्र का पूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। यानी एंजियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय भी पढ़ते हैं, हम रक्त भी पढ़ते हैं, रक्त नलिकाएं भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, यानी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सिंपल सा था। बताएं क्या ये तीन याद हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, जबरदस्ती करने पड़ेंगे। जब मन ना लगे तो जबरदस्ती पढ़ो, ठीक है। कई बार पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, बोर नहीं होना है। कई बार चीज अच्छी नहीं लगती है, नहीं, हमें घुसना है, हमें उससे पूछना है कि हमें क्यों समझ नहीं आ रहा, हमें बुक से पूछना है कि हमें क्यों समझ में नहीं आ रही है। भाई समझ में आओ, याद हो जाओ, डेफिनेटली याद होगी, ठीक है। लड़ना है भैया, ठीक है। चलिए चौथी, एरेक्नोलॉजी, सिंपल, मकड़ियों का अध्ययन, याद रखना। एरेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा, मकड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट पैलेंटोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं हमारे विकास का पता लगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो कपी के जैसे थे। कैसे पता लगा, हमने अपने पूर्वजों के अवशेष मिले, हमें फॉसिल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना, फॉसिल। इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल, हिंदी में बोलते हैं अवशेष या जीवाश्म, ठीक है। जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें पूर्वज के बारे में पता लगता है, और अगर जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है तो ये विज्ञान क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी। भूलना मत, क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी। और इससे प्रश्न पूछा गया है नीट में, याद रखना। पैलेंटोलॉजी क्या होता है, जीवाश्मों का अध्ययन, फॉसिल्स का अध्ययन जो होता है पैलेंटोलॉजी होता है। बताएं क्या ये 5 याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे, पक्का याद होंगे, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट बेटा जी, आगे चलते बेटा जी। नेक्स्ट है छठा विज्ञान जो है उसका नाम है ट्रोफोलॉजी। अब सब ट्रोफोलॉजी क्या है, पोषण विज्ञान। आप मुझे बताएं, आप पोषण लेते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या पोषण में क्या लेते हो आप बोलेंगे सर दाल खाते हैं, सर रोटी खाते हैं, सर चना खाते हैं, है ना सर, बहुत सारी चीजें खाते हैं। अब जरा सोचिए, अलग अलग तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो अलग अलग तरह के पोषणीय पदार्थ हमारे अंदर जा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, वसा जा रही है, प्रोटीन जा रहा है, विटामिन जा रहे हैं, खनिज जा रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें जा रही हैं। अब जब ये बहुत सारी चीजें जा रही हैं तो इन पोषणीय पदार्थों का अध्ययन, कि साहब हमने अध्ययन किया कि दाल में क्या मिलता है, हमें पता लगा प्रोटीन मिल रहा है, यानी हमने पोषण जो पदार्थ जो था, पोषणीय पदार्थ जो था उसका अध्ययन किया। इसी पोषणीय पदार्थों का अध्ययन यानी पोषण विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोलॉजी। याद रखना, क्या बोलते हैं, ट्रोफोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोजोलॉजी। 11वीं कक्षा में अगर ध्यान से पढ़ाई की होती तो याद करिए, आर.एच. विटेकर, वैज्ञानिक भूले तो नहीं है, क्या दिया था उन्होंने बेटा जी, उन्होंने दिया था 5 जगत प्रणाली दी थी, जिसमें 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, प्लांटी यानी वनस्पति, प्राणी यानी जंतु।
या एनिमेलिया। ये 5 जगत दिए थे किसने? आर्यभट्ट विटेकर ने। अब इन 5 जगत में से जो दूसरा है ना प्रोटिस्टा जगत, उस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं कुछ जीव जिनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। जैसे आप में से सभी ने नाम सुना होगा कि मलेरिया एक रोग होता है जो एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। सुना है ना? प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में। तो इन प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट रेडियोलॉजी। आप मुझे बताएं, कभी गिरे हैं, पड़े हैं, कभी हड्डी टूटी है, एक्सरे कराया है? एक्सरे क्या है? किरणें है ना। अब किरणें आपके ऊपर डाली गई और डालने के बाद अध्ययन किया गया कि हड्डी टूटी कि नहीं टूटी। तो इस प्रकार का अध्ययन जिसमें हम जीवों पर क्या डालते हैं? विकिरण या किरणें डालते हैं और उन किरणों को डालकर अध्ययन करते हैं क्या प्रभाव पड़ा आपके शरीर पर, किरण डालने पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या संदेश मिला हमें, हड्डी टूटी कि नहीं टूटी, मिला ना, पता लगा ना, ये क्या कहलाती है? रेडियोलॉजी। तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर ये करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। क्या नाम देते हैं? रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए 8 हो गए हैं, सिंपल से थे, एक एक करके सारे के सारे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा जी, इससे प्रश्न नीट में पूछा गया है, याद रखना आपने, सार्कोलॉजी या भूलना मत, या तो सार्कोलॉजी बोलो या मायोलॉजी। अपने जीवन में कभी भी अगर जब जीव विज्ञान पढ़े अगर मायो वर्ड मिल जाए ना, कभी मत भूलना क्या है? मसल्स। मायो वर्ड कैसा है? मायो शब्द कैसा है? मसल्स यानी मांसपेशियां, यानी पेशियां। कई जगह आपको दिखेगा पेशी, पेशी बोल दो, मांसपेशी बोल दो, एक ही चीज है। यानी कुल मिला के जो मसल्स होती है ना, मसल्स, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखना, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। सिंपल सा था। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा जी 10वां सिंडेस्मोलॉजी। याद रख सको तो याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, आप बोलो सर क्या गारंटी है? बेटा गारंटी कुछ नहीं होती है, मैं नीट का पेपर नहीं बना रहा हूं। ठीक है, हाँ इतनी गारंटी है, ध्यान से सुनना, मेरे शब्द को ध्यान से सुन लेना और जिंदगी भर मत भूलना। जिंदगी भर मतलब इस कोर्स में तो बिल्कुल कतई मत भूल जाना। नीट का जो पेपर होता है जिसका 50% भाग होता है जीव विज्ञान, आप सभी को पता होना चाहिए। कितने प्रश्न आते हैं? 180, जिसमें से 90 प्रश्न किसके होते हैं? आपके जीव विज्ञान के, बायो के, यानी 50% वेटेज किसका है? बायो का, है ना। अब बायो इजी है लेकिन बहुत बड़ी है, याद नहीं होती तो रिवीजन करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब बेटा याद रख लेना कि बायो में जो 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 प्रश्न जो आएंगे, उन 90 प्रश्न में से मान के चल लेना 88 से लेकर 89 प्रश्न, कितना बोला मैंने? 88 से लेकर 89 प्रश्न, हो सकता है 90 के 90 प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से आते हैं। तो भैया जो अपनी एनसीईआरटी है उसको हाथ जोड़कर बोलना कि प्रभु हमें याद हो जाना। ठीक है, साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, एक एक प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से आता है, नहीं आएगा बाहर से। आ गया तो गलती से एक या मैक्सिमम 2। ठीक है, सिर्फ 1 या 2 प्रश्न हो सकता है गलती से बाहर आ जाए, नहीं तो नहीं है चांसेस एनसीईआरटी से बाहर आने के। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मन में ना एकदम से वो लड्डू से कूदते हैं, एनसीईआरटी छोटी सी तो है, 11th और 12th की जल्दी से याद हो जाएगी। हलवा है क्या एनसीईआरटी याद करना? अगर जिस दिन याद होगी ना कि पेज नंबर 11वीं कक्षा के पेज नंबर 148 पर 5वीं लाइन में क्या लिखा हुआ था, उस दिन हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसी रटी नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे जो ये रटते हैं ना, मेरे को सख्त नफरत है भैया, सीधी सी बात है, जो रटते हैं। समझो, याद करो और पेपर पास करो बस। ठीक है, तो बेटा रटना मत, याद रखना, चीजों के कंसेप्ट को समझना भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा जी सिंडेस्मोलॉजी। आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं आपके अंदर हड्डियां हैं, दिमाग लगाएं। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हड्डियां तो हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ पर हड्डियां हाँ हैं, यहाँ पर है हाँ है, 2 हड्डियों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ संधियां होती हैं, संधि जॉइंट्स होते हैं ना। तो आप मुझे बताएं, आपके कंकाल जो मिलता है, आपके शरीर में जो कंकाल मिल रहा है, जो हड्डियों से बना हुआ है, अस्थियों से बना हुआ है, क्या वहां पर संधियां हैं? आप बोलेंगे हाँ है ना। और वहां जो संधियां मिल रही हैं, ध्यान से सुनना, वहां पर जो संधियां मिल रही है वहां पर स्नायु भी मिल जाते हैं कई बार, लिगामेंट्स जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। आपने सुना होगा, कई बार शब्द सुना होगा, अरे उसके लिगामेंट टूट गए। क्या है लिगामेंट? क्या है? एक प्रकार की, ध्यान रखना, क्या हमारी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां। ये देखो यहाँ पर मेरी मांसपेशियां और यहाँ पर मेरी हड्डी है, वो मांसपेशियां जो मेरी हड्डी से जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ गई? कौन जोड़ रहा है? तो स्नायु क्या करते हैं? लिगामेंट्स क्या करते हैं? मांसपेशियों को जोड़ते हैं, किससे? अस्थियों से। ठीक है, तो भूलना मत क्या कि इन स्नायुओं का या इन संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिंडेस्मोलॉजी। ठीक है, अब 11वीं कक्षा में एक अध्याय था गमन और संचलन, उसमें ये आता है और वहां से प्रश्न उठ जाएगा। सोचिए क्या सिंडेस्मोलॉजी क्या था? संधियों का या स्नायुओं का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट सीरोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने ये शब्द सुना है, सीरम सुना होगा, सीरम सुना है? अगर नहीं सुना तो आज के बाद कतई मत भूल जाना। देखिए आप सभी ने क्या जीवन में कभी ना कभी आपके अगर छिले होंगे, हाथ कट गया होगा तो खून निकला है। अब जरा सोचिए, जब वो खून निकलता है जिंदगी भर निकलता रहता है, नहीं क्या होता है? थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, या रक्त का उस जगह क्या जम जाता है? थक्का जम जाता है। ठीक है, अब रक्त का थक्का अगर जम रहा है तो कौन जमा रहा है ये हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा, अगर मेरे रक्त में कहीं ना कहीं प्लाज्मा नाम की एक तरल होता है। क्या बोला? मैं फिर से बोल देता हूं, मेरे रक्त में प्लाज्मा नाम का एक तरल होता है, प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में से अगर थक्का जमाने वाले कारकों को निकाल दूं, आप बोलेंगे क्या? फिर से देखना बेटा जी, हमारा जो रक्त होता है ना, ये चलिए यहां पर बताता हूं, हमारा जो रक्त होता है ना, ब्लड जो होता है, उस रक्त में ध्यान से सुनना 2 चीजें होती हैं। एक होता है तरल जिसका नाम होता है प्लाज्मा, और बाकी क्या होती हैं? क्या होती है? कोशिका। और ये कोशिकाएं इस तरल में तैर रही हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट। ठीक है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं आरबीसी की फुल फॉर्म, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म, प्लेटलेट की फुल फॉर्म। जो नहीं जानते हैं बता देता हूं, लाल रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका। ठीक है, जबकि इन्हें क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रुधिर या श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, अब बोलो सर इंग्लिश में बताओ आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, कॉर्पसल्स भी बोल देते हैं। इनमें याद रख सकते हो, रख लेना, सिंपल है। ठीक है, और कौन है? प्लेटलेट। अब देखिए ये 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये इस तरल के अंदर बह रही हैं। अब ये जो तरल जो होता है ना, प्लाज्मा, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसमें जल भी है, इसमें खनिज भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं रक्त का थक्का बनाने वाले कारक भी हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने रक्त में से प्लाज्मा निकाली। ठीक है, कैसे निकाली? अब इन कोशिकाओं को छान लिया, इसमें से सीधी सी बात है, क्या बच गया? प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा में से अगर मैं क्या निकाल देता हूं? थक्का बनाने वाले कारक।
तो वो पदार्थ जो मेरे पास बचेगा ना, वो कहलाएगा बेटा जी सीरम। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एक सिंपल शब्द में बोलता हूं अंग्रेजी का क्या, ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। रुधिर प्लाज्मा में से अगर थक्का बनाने वाले कारकों को निकाल दो तो ऐसा प्लाज्मा, ऐसा रुधिर प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और ये जो सीरम होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी। ठीक है, अब एक सिंपल शब्द में बताऊं, आप मुझे बताएं, टेटनस का टीका लगता है, टेटनस का टीका लगता है ना, वो टेटनस का टीके का नाम जानते हैं क्या है, एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। वो जो इंजेक्शन लगता है ना, वो क्या है, वो सीरम है, याद रखना। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना, सीरम का मीनिंग बता दिया, सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी। अब आप बोलेंगे सर टेक्सोनॉमी क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये हमारे जीव विज्ञान का जो पहला अध्याय है 11वीं कक्षा का, जीव जगत, वहां पर आता है ये विज्ञान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा इससे प्रश्न बने हैं। टेक्सोनॉमी, मान लेते हैं आज कोई जीव, मान लो मैं एक वैज्ञानिक हूं, वास्तव में हूं, ठीक है, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने आज मान लो एक जीव देखा। ठीक है, मैंने उसकी तुलना करी, अभी तक जितने भी जीव है उनसे मुझे लगा कि भाई ऐसा जीव तो आज तक खोजा नहीं गया है, ऐसा जीव आज तक देखा नहीं गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका सबसे पहले मैंने उसका किया क्या, ध्यान से सुनना, पहचान। सबसे पहले मैंने उसकी क्या करी, पहचान। कैसे करी, मैंने उसको देखा, बाकी जीवों से तुलना करी। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि भैया ये तो मान लेते हैं ये पादपों के जैसा लक्षण दिखा रहा है। किसके जैसा लक्षण दिखा रहा है, पादपों के जैसा। एक नए प्रकार का पादप मैंने खोजा। ठीक है, यानी सबसे पहले मैंने उसकी क्या करी, पहचान कर ली। अब पहचान करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, उसे नाम दूंगा, और नाम देने के बाद मैं उसका क्या करूंगा, वर्गीकरण करूंगा। भाई और भी तो पादप मिल रहे हैं, आपने सुना होगा शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं, आवृत बीजी होते हैं, उनसे तुलना करूंगा और तुलना करके पता लगेगा कि भैया ये तो टेरिडोफाइट के जैसा है, टेरिडोफाइट समूह में क्या कर दूंगा, वर्गीकरण कर दूंगा। तो इस प्रकार तीन चीजें अगर की जाती हैं, जब किसी जीव की खोज की जाती है तो क्या किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है, उसका नामकरण किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। जब ये तीनों चीजें की जाती है तो इन तीनों चीजों को मिलाकर जो एक विज्ञान बनता है उसका नाम है टेक्सोनॉमी। भूल मत जाना, टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हिंदी में एक और शब्द से पुकारते हैं, क्या याद रखना, वर्गीकी, जिसको हम वर्गीकी भी बोलते हैं, भूल मत जाना। ठीक है, तो ये बेटा जी हमारे सिंपल 12 विज्ञान हुए हैं, अभी और भी हैं, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी। अब देखिए ये एक इंग्लिश का वर्ड है टॉक्सिकोलॉजी, जिससे है टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई विषैला पदार्थ डाल देते हैं, मान लेते हैं चूहे के अंदर डाल दिया और अध्ययन किया कि उस विषैले पदार्थ से चूहे का कौन सा भाग प्रभावित हुआ। ठीक है, तो क्या हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, इसी रसायन का। उस रसायन का अध्ययन करके पता लगा रहे हैं कि वो रसायन कितना विषैला है, कहां पर वो जो विष जो है कहां कौन से अंग को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार विषैले पदार्थों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, भाई हम क्या करेंगे, जंतुओं के लिए जो भी विषैला पदार्थ है वो डालेंगे शरीर में और देखेंगे इनके प्रभाव किसके, विषैले पदार्थ। ठीक है, आप बोलेंगे सर इससे तो नुकसान होगा, बोलेंगे अरे मनुष्य में थोड़ा डाल रहे हैं, ऐसे जानवरों में डाल रहे हैं, ऐसे प्राणियों में डाल रहे हैं, ऐसे एनिमल्स में डाल रहे हैं जिनका निर्माण ही हमने किया है। ठीक है, कौन, याद रखना, भूल मत जाना, आज की डेट में मनुष्य इतना विकसित हो चुका है कि उसने चूहे बनाए हैं, जो आप सफेद रंग के देखे ना लैब में, आपने कई बार देखे होंगे, कई बार मूवीज में देखा होगा, है ना। तो कई विज्ञान इतना सक्षम हो चुका है कि हमने चूहे बनाए, हमने बंदर बनाए, हमने कई सारे ऐसे प्राणियों का निर्माण किया जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्या देखते हैं, अलग अलग रसायनों के प्रभाव देखते हैं। तो किसी विषैले पदार्थ का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन प्राणियों को डालकर देखते हैं कौन सा भाग प्रभावित होगा, क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे, वो विज्ञान का कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आप सभी ने एंजाइम शब्द सुना है, ऐसा एक भी बालक नहीं होगा जिसने एंजाइम ना सुना हो। तो एंजाइम जिसे हम उत्प्रेरक भी बोलते हैं, जो किसी रिएक्शन को, जो किसी अभिक्रिया को या तो तेज कर देता है या धीमे कर देता है। ठीक है, तो एंजाइमों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी, सिंपल। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी, भैया ये प्रश्न नीट में कई बार उठा है, भूल मत जाना, क्या जो कीट होते हैं, अब आप बोलेंगे कीट क्या, अरे बेटा कीड़े, 11वीं कक्षा में याद करिए, प्राणी जगत चौथा अध्याय है एनिमल किंगडम, जिसमें आप एक आर्थ्रोपोडा नामक संघ पढ़ते हैं, जिसमें किसको रखा जाता है, कीटों को, यानी कीड़ों को। तो उन्हीं कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी, सिंपल सा। चले आगे, नेक्स्ट जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, आनुवंशिकी। ठीक है, तो आनुवंशिकी जेनेटिक्स जो होती है क्या होती है, आप मुझे बताएं, मेरे माता पिता से मेरे अंदर क्या आए हैं, लक्षण आए हैं। जब मैं पैदा हुआ तो आस पड़ोसियों ने बोला कि अरे ये बच्चे की जो आंखें हैं वो तो अपने पिता की जैसी है, बच्चे की नाक जो है अपनी माता की जैसी है ना, बच्चे का रंग जो है अपने पिता के जैसा है ना, बोलते हैं ना। यानी कहीं ना कहीं माता पिता से क्या आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जाते हैं, इसे हम बोलते हैं वंशागति। क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या मैं हूं अपने माता पिता के जैसा हूं, क्या आप हूं डिट्टो कॉपी हो क्या अपने माता पिता के जैसे, नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है, चेंजेस हैं, परिवर्तन आए हैं, विविधताएं आई हैं। तो याद रखना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं और क्या लेकर आते हैं, विविधता लेकर आते हैं। तो वंशागति और विविधता, ये दो भाग मिलकर क्या कहलाते हैं, इन दोनों चीजों का अध्ययन मिलाकर क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या है बेटा, एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, क्या कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं यानी वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, और वंशागति जब होगी तो विविधता आएगी, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो वो विज्ञान क्या कहलाता है, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कौन सी, जेनेटिक्स, इकाई आनुवंशिकी, 12वीं कक्षा में है ना, जिसके अंतर्गत आप दो मुख्य अध्याय पढ़ते हैं, कौन कौन सा, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, याद आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है वंशागति का आणविक आधार। ये दो मुख्य चैप्टर है, दो मुख्य अध्याय है जो जेनेटिक्स के अंदर आते हैं, जिससे नीट में बहुत भारी भरकम प्रश्न आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स, हमारे जीवन में भी और हमारे जीव विज्ञान में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी। ये बेटा जितने भी मैं वर्ड लेकर आया हूं, जितने भी विज्ञान लेकर आया, इनसे प्रश्न उठते हैं। तो ये मान के चलेना, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो टीचर जो चीज पढ़ाएगा आपने एक एक चीज याद रखनी है। कसम खा लीजिए, रोज रिवीजन करना है, रोज चीजें पढ़नी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या, आप मुझे बताएं, सोच समझ कर मुझे बताएं। आप सभी ने ऊतक वर्ड सुना, ऊतक सुना होगा, टिश्यू बोलते हैं ना। कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक निश्चित कार्य करती हैं, उसे हम बोलते हैं ऊतक। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जब 11वीं कक्षा में था, ध्यान से सुनना, मैं जब 11वीं कक्षा में था तो मेरे को आज भी याद है, 11वीं कक्षा में जब पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया था, होता है ना 11th क्लास में जब आया तो पहला जो एग्जाम दिया, पहला जो टेस्ट दिया, उसमें 1 नंबर का प्रश्न आया था कि ऊतक क्या होता है। मैंने लिखा बस इतना सा, क्या कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। मेरे को आज भी याद है, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक। मेरी मैडम ने ना 0 मार्क्स दे दिए। आप बोलेंगे सर सही तो लिखा आपने, ऊतक तो यही तो होता है कोशिकाओं का समूह। ये पूरा नहीं था आंसर। ऊतक का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित कार्य करता है, भूलना मत, क्या कोशिकाओं का एक समूह जो एक निश्चित कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ऊतक। ठीक है, अब जैसे सोचिए 100 कोशिकाएं हैं,
100 कोशिका एक जगह मिल रही है, लेकिन प्रत्येक कोशिका का अलग अलग कार्य है। क्या मैं उसे ऊतक बोलूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अलग अलग कार्य, 100 कोशिकाएं 100 कार्य, अलग अलग कार्य, उन्हें ऊतक बोलूंगा? कतई नहीं बोलूंगा भाई। ऊतक का मतलब जो कोशिकाएं जिनका समूह एक निश्चित कार्य करेगा उसे बोला जाएगा क्या? ऊतक। और उस ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी या औतिकी। याद रखना, औतिक का मतलब ऊतक और औतिकी या हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऊतक यानी टिश्यू का अध्ययन। याद रखना ये प्रश्न। देखिए ये सिंपल सी चीजें हैं और ऐसे प्रश्न नीट में आते हैं। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, एक काम करना, अभी नहीं बाद में करना, थोड़े दिन पढ़ो, पढ़ने के बाद जब जैसे पहला अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया कोशिका, साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है, प्रश्न भी मैं दूंगा। आप एक बार ना नीट में जो प्रश्न आए हैं ना, करना, आपको आइडिया लग जाएगा, अरे सर ऐसे प्रश्न आते हैं नीट के एग्जाम में, इतने सिंपल। हाँ इतने सिंपल आते हैं। वो सिंपल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप एक चैप्टर के प्रश्न पढ़ रहे हैं। एग्जाम में 38 चैप्टर के प्रश्न आएंगे तो सारी चीजें कई बार याद नहीं रह पाती हैं, इसलिए उस टाइम तो इजी लगेगा, लेकिन पेपर देते हुए ना फिर भूल जाते हैं, है ना। समझना इस चीज को। लेकिन जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं वो ये कि क्वेश्चन सिंपल आते हैं, टफ नहीं आते हैं नीट के एग्जाम में। बायो के बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में आपके टीचर्स आपको बताएंगे। बायो की चीज जो चीज मैं जानता हूं वो ये सिंपल आते हैं प्रश्न। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, आपने अच्छे से अपने नोट्स बनाए हैं, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा भैया, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो बेटा जी हिस्टोलॉजी जीवन भर मत भूलिएगा, ऊतकों का अध्ययन। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे जो बोल रहे हैं सर ये तो हम सारी चीजें जानते हैं। कृपया करके उन सभी से माफी मांगता हूं जो सारी चीजें जानते हैं। देखिए मुझे सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका सिलेक्शन। मैं चाहता हूं मेरे इस बैच में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ये बैच में मेरे इसमें बच्चे हैं, मैं चाहता हूं एक एक बच्चा सेलेक्ट हो, एक एक बच्चे के नाम के आगे कैपिटल डी स्मॉल आर डॉक्टर लगे। और वो लगने के लिए मेहनत तो कड़ी करनी पड़ेगी, जम के करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बेटा जी ये 17, ध्यान से सुनना, ये 17 विज्ञान मैंने आपको बताए हैं। आई होप यहां तक के समझ में आ गए होंगे। चलें आगे, खत्म नहीं हुआ तो और है, आइए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेमेटोलॉजी। अब साहब हेमेटोलॉजी क्या होता है? ध्यान से देखिए, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन। ध्यान से सुनना, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन। जैसे आप मुझे बताएं कि आपने ब्लड कैंसर नाम सुना है? आप बोलेंगे हाँ सर सुना है। ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम जानते हैं? ल्यूकेमिया। जानते होंगे, आप में से जानते होंगे, पक्का जानते होंगे, कहीं जानते होंगे, ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक, थैलेसीमिया नाम सुना है? आप बोलेंगे सर सुना सुना सा लग रहा है, कहीं जानते होंगे। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, कम नहीं हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि थैलेसीमिया में आरबीसी की संख्या प्रभावित होती, कम हो जाती है। ठीक है, दोनों ही रोग किससे संबंधित है? रुधिर से। ठीक है, तो मुझे इन दोनों रोग में किसका अध्ययन करना पड़ेगा? रुधिर का। रुधिर का अध्ययन करूंगा तो उस रुधिर से संबंधित रुधिर के जो रोग हैं उनका अध्ययन करूंगा। तो ऐसा अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखना, हेमेटोलॉजी। सिंपल, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। रुधिर का अध्ययन करो, उससे संबंधित जो रोग अगर पता लगेंगे तो दोनों मिलकर ये जो अध्ययन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट हेलमिन्थोलॉजी। 11वीं कक्षा में थे, 11वीं कक्षा में थे तो प्राणी जगत जब आपने पढ़ा तो क्या वहां पर दो संघ पढ़े थे? प्लेटी हेलमिन्थीज, एसके हेलमिन्थीज। हेलमिन्थीज वर्ड इंग्लिश का है और हेलमिन्थीज का मतलब होता है कृमि, और कृमि का मतलब होता है क्या? ऐसे प्राणी जो परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब जो दूसरे जीवों से पोषण लेते हैं, दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे प्राणियों को हम क्या बोलते हैं? परजीवी। तो परजीवी जो कृमि होते हैं, परजीवी जो कृमि होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? हेलमिन्थोलॉजी। कृमि का मतलब क्या होता है? याद रखना, परजीवी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट हर्पेटोलॉजी। आप जानते हैं मेंढक क्या है? उभयचर है, पानी में भी स्थल में भी। आप जानते हैं सांप क्या है? सरीसृप है, छिपकली सरीसृप है ना। और भी कई सारे प्राणी आपके सरीसृप बहुत सारे हैं, सरीसृप बहुत सारे हैं, उभयचर बहुत सारे। बेटा इन उभयचरों का और सरीसृपों का अध्ययन दोनों का ध्यान से सुनना, दोनों का साथ में जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। ठीक है, भूल मत जाना, एक एक विज्ञान इंपॉर्टेंट है। एक थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक थियोलॉजी। भूलना मत, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक थियोलॉजी। और इससे प्रश्न आया है नीट में, भूलना मत। ठीक है, एक होता है क्या? मछली पालन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। एक होता है क्या? मछलियों का अध्ययन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक थियोलॉजी। दो अलग अलग चीज है। ठीक है, एक है मछलियों को पालना, उनको बेचना और उनसे पैसा कमाना, दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं? मछली पालन। एक थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी। अब साहब इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यून सिस्टम नाम सुना है? प्रतिरक्षा तंत्र नाम सुना है? सोचिए मेरे अंदर कोई जीव गया जिससे मुझे नुकसान होने वाला है, मेरा शरीर चाहेगा कि कोई आए मेरे अंदर मुझे नुकसान पहुंचाए? नहीं ना। तो मेरे शरीर के सैनिक अंदर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? उनको डिशुम डिशुम मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा दिमाग लगाएं, क्या मेरा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता दिखाता है? हाँ बिल्कुल दिखाता है। और यही विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट कैरियोलॉजी। सिंपल सा एक वर्ड बताता हूं, आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दोनों शब्दों में क्या समानता? कैरियोटिक, एक था प्रो एक था यू, दोनों में क्या? कैरियोटिक कैरियोटिक। अब साहब कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है? कैरियो मतलब केंद्रक। कैरियो मतलब क्या होता है? केंद्रक। तो जरा सोचिए, कैरियोलॉजी का मतलब क्या होगा? केंद्रक का अध्ययन। तो याद रखना, केंद्रक का जब अध्ययन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। सिंपल सा था। चले आगे, कितने हो गए बेटा जी हमारे? 23। अभी खत्म नहीं है और है, चलिए आगे चलते हैं। मार्फोलॉजी। देखिए स्टार्टिंग में पहला वर्ड आया था, अगर आपको याद आ रहा हो, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। मैंने आपको ये दो शब्द बताए थे। क्या था मार्फोलॉजी? याद करिए, मैंने बोला था आकारिकी, बोला था ना। आप मुझे बताएं मेरी त्वचा का रंग कैसा है? अभी देखकर आपको लग रहा होगा सांवला है। हाँ बिल्कुल सांवला है ना। गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, सांवले भी होते हैं, गेहूं रंग भी होता है ना। बताएं मुझे, मैंने क्या ये आंतरिक अध्ययन किया या बाहरी अध्ययन किया? आप बोलेंगे सर बाहरी अध्ययन किया। आपके अंदर कितनी आंखें हैं? दो। कितने कान हैं? दो, है ना। जरा सोच समझकर मुझे, कितने हाथ हैं? दो। कितने पैर हैं? दो। हमारे अंदर ये क्या किया? आंतरिक अध्ययन किया कि बाहरी अध्ययन किया? बाहरी अध्ययन किया। ऐसा बाहरी अध्ययन, शरीर का बाहर से अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी। और शरीर का अंदर से अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। सिंपल शब्दों को याद करो, सिंपल तरीके से याद करो बस। मेमोलॉजी या मेमेलोलॉजी, मेमेलोलॉजी या मेमोलॉजी, ये क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। स्तनधारियों का अध्ययन। आप जानते हो हम मैमल्स हैं, हम कौन है? मैमल्स, हम स्तनधारी हैं। हम देखो नाम से बहुत सिंपल चीज समझ में आ रही है, स्तन और फिर धारी। धारी का मतलब जिसने धारण कर रखे हैं। क्या धारण कर रखे हैं? स्तन ग्रंथियां। एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, स्तन ग्रंथियां नर में होती हैं कि मादा में होती हैं? जल्दी से आंसर बताएं। स्तन ग्रंथियां नर में होती है कि मादा में होती हैं? आप में से अधिकतम जो है वो लिखेंगे क्या? मादा। बेटा दोनों में होती है। मेरे अंदर भी स्तन ग्रंथियां हैं, मादा में भी स्तन ग्रंथियां हैं। फर्क इतना सा है कि स्तन ग्रंथियों का विकास स्त्री में होता है, पुरुष में नहीं होता। वो स्त्री का एक लक्षण है जिसे हम द्वितीय लैंगिक लक्षण बोलते हैं।
ठीक है। तो याद रखना स्तन ग्रंथियां पुरुष में भी है, स्तन ग्रंथियां आपकी स्त्री में भी है। फर्क इतना सा था, स्त्री में वो विकसित हो जाती है। क्यों विकसित हो रही है? मेरे ख्याल से आप जानते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है, एक माता जब अपने बच्चे को पैदा करती है तो उसे दुग्ध पान कराती है, स्तन पान कराती है, यानी दूध पिलाती है, जो स्तन ग्रंथियों में निर्मित होता है। सिंपल सा था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। तो ऐसे प्राणी, ध्यान से सुनना, ऐसे प्राणी जिनमें स्तन ग्रंथियां होती है, जिनको हम स्तनधारी बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? मैमेलोलॉजी। याद रखना, क्या बोलते हैं? मैमेलोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, मेलेकोलॉजी। मोलस्क, याद आ रहा है? मोलस्क भूले तो नहीं? पक्का 11वीं कक्षा में संघ था मोलस्का, याद आ रहा है? तो मोलस्का संघ के प्राणियों का अध्ययन या मोलस्क का अध्ययन क्या कहलाता है? मेलेकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब साहब ये क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? देखिए वर्ड आ रहा है मॉलिक्यूलर, अंग्रेजी का वर्ड ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं, ध्यान से सुनना, आणविक जीव विज्ञान। क्या बोला? आणविक जीव विज्ञान। यानी आप जरा सोच समझकर मुझे बता, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सिंपल सी। आपने क्या अणु नाम सुना है? अणु, आप बोले हां सर। मॉलिक्यूल सुना है ना? सोचिए डीएनए नाम सुना है? आप बोले हां सर, डीएनए का एक अणु होता है। प्रोटीन का भी अणु होता है। वसा उसका भी अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट उसका भी अणु होता है। आरएनए उसका भी अणु होता है ना? तो ये क्या? मॉलिक्यूल्स, अणु। इन अणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे डीएनए का अध्ययन, अगर मैं सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल की बात करूं, डीएनए अणु की बात करूं, तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जितने भी अणु होते हैं सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सिंपल सा था, बोर तो नहीं हुए हैं? पक्का ना? चलें आगे 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 चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना। माइक्रोबायोलॉजी में शब्द आ रहा है माइक्रो। आप सभी ने वर्ड सुना होगा, क्या बेटा जी? माइक्रोस्कोप सुना है? माइक्रोस्कोप क्या होता है? जरा दिमाग लगाएं। सूक्ष्मदर्शी होता है ना? ऐसे जीव जो सूक्ष्म होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं किससे? सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होगी? ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। जो किससे करते हैं? माइक्रोस्कोप से, यानी सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है। तो भैया एक सूक्ष्मदर्शी है जैसे जीवाणु, एक सूक्ष्म जीव है जैसे जीवाणु, मुझे उसका अध्ययन करना है, मैंने किसका इस्तेमाल किया? माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का। जब मैं अध्ययन कर रहा हूं तो किसका कर रहा हूं? सूक्ष्म जीव का। ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। सिंपल सा था। चलें आगे। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजी। अब साहब न्यूरोलॉजी क्या होगा बेटा? सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा डॉक्टर होते हैं वो तो न्यूरोलॉजिस्ट है। इसका अध्ययन करता होगा मस्तिष्क का। मस्तिष्क किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। आई होप ये जो 29 हमने शाखाएं पढ़ी हैं सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियोलॉजी क्या है? अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कंकाल है या नहीं है? आप बोलेंगे हां सर, कैसी बात कर रहे हैं? कंकाल है हमारे अंदर। किससे बना हुआ है वो कंकाल? आप बोलेंगे सर हड्डियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हड्डियों से। तो हड्डियां हमारा क्या बना रही है? कंकाल तंत्र बना रही है। सिर्फ हड्डियां बनाती हैं और चीजें नहीं मिलती। सिर्फ अस्थियां होती हैं, उपास्थियां भी होती हैं, स्नायु भी होते हैं, कंडरा भी होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेन कौन होता है? मेन कौन होता है? अस्थि। मेन कौन होता है? अस्थि। और इन्हीं अस्थियों का अध्ययन, ये अस्थियां जो हमारा कंकाल बना रही है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और ना समझ में ना सीधा बोलना सर हड्डियों का अध्ययन। किसका? सर हड्डियों का अध्ययन। सर अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। जयराम जी की पास इतनी सी बात बताएं, समझ में आ जाएगी। सिंपल तरीके से याद रखो, सर हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, खत्म। नेक्स्ट, ओडोंटोलॉजी। आपके अंदर दांत है? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? दांत है, बिल्कुल है। कौन कौन से दांत है जानते हैं? बताओ, जानते हो कौन कौन से दांत हैं आपके अंदर? चलो वैसे तो बाद में आएंगे तो पाचन तंत्र पढ़ेंगे। जानते हैं आगे वाले क्या है? जानते हैं ये क्या है? जानते हैं जब पीसते हैं भोजन को, कहीं चूर्णक, कहीं अग्र चूर्णक, कहीं कृतंक, कुछ नाम सुने हैं? नहीं सुने? चलो छोड़ो, अगर सुने तो ठीक है। आपने इंग्लिश के सुन लिए होंगे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर सुने होंगे ना? हिंदी में शायद नहीं सुने होंगे, है ना? चलो अभी के लिए अभी सिर्फ इतना सा, आपके अंदर दांत हैं जिनमें से कुछ काटने का, कुछ चीर फाड़ करने का, कुछ चबाने का कार्य करते हैं, है ना? तो बेटा इन्हीं दंतों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखना, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, भूलना मत, दांतों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनोलॉजी। बेटा ऑर्गन वर्ड आ रहा है, ऑर्गन, ऑर्गन यानी अंग। आपके अंदर फेफड़ा एक अंग है, हृदय एक अंग है, यकृत सबसे बड़ा अंग है ना? है या नहीं है? है ना? अच्छा, यकृत सबसे बड़ा अंग है? नहीं। आप बोलेंगे हाँ सर, हमने तो ये सुना था यकृत सबसे बड़ा अंग है। नहीं, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। जल्दी से अपनी कॉपी में फटाफट लिखिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है ये। क्या है ये? त्वचा। भूलना मत, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है क्या? त्वचा, याद रखना, भूलना मत। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत। ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या बोला? हमारे शरीर में अंग है या नहीं है? बिल्कुल है। अंग किससे बने होते हैं? ऊतकों से। ठीक है। तो आपने याद रखना, इसी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, भूल मत जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पक्षी देखे होंगे आप सभी ने, जानते सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? एक ऐसा पक्षी जो आगे भी उड़ सकता है, पीछे भी उड़ सकता है? आगे भी उड़ सकता है, पीछे भी उड़ सकता है, आगे जा रहा है और पीछे भी आ गया। याद रखना, सबसे छोटा पक्षी जिसका नाम है हमिंग बर्ड, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है। तो बेटा जी पक्षियों का अध्ययन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या आपने 12वीं कक्षा में दूसरा अध्याय पढ़ा था? दूसरा क्या था? पुष्पीय पादपों में लगी जन्म था ना? क्या वहां पर आपने पढ़ा था परागण? परागण पढ़ा था, परागण याद आ रहा है? याद है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा था जल परागण, वायु परागण पढ़ा था। आप जानते हैं पक्षी भी परागण कराते हैं, तो ऐसा परागण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोलॉजी, देखो लॉजी जहां आ जाए ना बालक, लॉजी, एजीओजी लॉजी। ठीक है। तो लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोफिली, फिली वर्ड आ जाए यानी परागण, यानी कहीं ना कहीं परागण किससे होगा? पक्षियों से। ठीक है। तो ये बेटा जी 33वां विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, भूल मत जाना, किसका? पक्षियों का अध्ययन। चलें नेक्स्ट, ओफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। सिंपल सा याद करना है। ठीक है। फिजियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं, आपके शरीर में अलग अलग भाग हैं। आपने देखा होगा कई सारे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के नाम के आगे लगा होता है फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट होता है ना, वो आपके शरीर के कई सारे भागों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। कान का, नाक का, गले का, कई सारे होता है ना, खांसी जुकाम बुखार जब हो जाता है किसके पास जाते हैं? फिजियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना। तो याद रखना, शरीर के विभिन्न भागों के जो कार्य होते हैं उनका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। हृदय क्या कार्य कर रहा है? ये अध्ययन करना। फेफड़े क्या कार्य कर रहा है? ये अध्ययन करना। मस्तिष्क क्या कार्य कर रहा है? ये अध्ययन करना। ये सारा कार्य, अलग अलग अंगों के कार्य जब होते हैं, अलग अलग शरीर में जो कार्य होते हैं, तो इन शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन जो हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। कितने हो गए? 35 हो चुके हैं। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
पैरासिटोलॉजी। बेटा आपने पैरासाइट नाम सुना, परजीवी। मैंने आपको बताया था परजीवी क्या होते हैं, वो जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे भोजन लेते हैं, उनसे आवाज तक ले लेते हैं। आप मुझे बताएं, जुएं लगी है कभी सिर में? लगी होंगी, पक्का लगी होंगी। अगर नहीं लगी तो अच्छी बात है, अगर लगी है तो आप मुझे बताएं, जुएं सिर में अगर आई, क्या ले रही है? खून चूस रही है, पोषण ले रही है, नुकसान किसको है? हमें। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी। तो ऐसे परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। ठीक है बेटा, हो सकता है आप में से कई जो है उनको लग रहा होगा अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो। जिस दिन टेस्ट देने जाओगे ना नीट का, उस दिन याद करना मेरे को, ठीक है? क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इससे एक प्रश्न जरूर आ जाएगा। और ये मैं फिर बोल रहा हूं, अगर पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे 38 चैप्टर में कहीं ना कहीं ये विज्ञान दे रखे हैं, इन सबको निचोड़ कर लेकर आया हूं। तो हो सकता है कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो जाग जाओ पढ़ते हुए, ठीक है? हाँ जी। पैथोलॉजी, कहीं ना कहीं रोग होते हैं, उन रोगों के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, उन रोगों के कुछ ना कुछ कारण भी होते हैं, ठीक है? होते हैं ना। तो बेटा उनकी प्रकृति कैसे होते हैं, क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, किससे हो रहे हैं वो रोग? जैसे एक सिंपल सी बात मुझे बताएं, कहीं ना कहीं आपने मलेरिया नाम सुना ना, किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। कैसे होता है? मच्छर के काटने से। मच्छर कौन सा? मादा एनाफिलीज, जिसकी लार में क्या था? प्लाज्मोडियम। जब वो काटेगा अंदर जाएगा प्लाज्मोडियम, जाएगा ना। क्या लक्षण उत्पन्न करेगा? बुखार आएगा, कपकपी उठेगी, होता है ना। तो लक्षण है, प्रकृति है और कारण है उसका। तो इन सारी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। भूलना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, साइटोलॉजी। चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं हम? कौन सा? जरा दिमाग लगाओ, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? कोशिका, जीवन की इकाई करने वाले ना। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा बेटा? याद रखना, भूलना मत, साइटोलॉजी। भूलना मत, सीखो, ठीक है? नेक्स्ट, क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी। अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क जो होता है, कौन बेटा? मस्तिष्क, क्या वो किसी खोपड़ी के अंदर है या नहीं है? बेटा जरा आपकी खोपड़ी पर ना हाथ लगाओ, यहां पर हड्डियां हैं। हाँ है। इन हड्डियों को क्या बोलते हैं? ये हड्डियां जिनके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, बोलते हैं करोटी। क्या बोलते हैं? करोटी। इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियम, हिंदी में बोलते हैं करोटी। और करोटी का अध्ययन याद रखना क्या कहलाता है? क्रेनियोलॉजी। क्रेनियम बोला था मैंने, करोटी को इंग्लिश में क्या बोला? क्रेनियम। और क्रेनियम का अध्ययन क्रेनियोलॉजी। और अभी भी समझ में ना आए ना, खोपड़ी बोल देना, ठीक है? क्रेनियोलॉजी क्या है? खोपड़ी का अध्ययन। कपाल भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कपाल, ठीक है? वैसे तो पूरा कपाल है, लेकिन ये वाला भाग जो है ना, जिसमें ये वाली हड्डियां जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, बोलते हैं क्रेनियम यानी करोटी, ठीक है? उसका अध्ययन क्या कहलाता है? क्रेनियोलॉजी। नेक्स्ट, एंडोक्राइनोलॉजी। अब ये क्या है बालक? याद रखना, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है बाह्यस्रावी। ध्यान से सुनना, एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी वो ग्रंथियां होती है जिनका उत्पाद होता है हार्मोन, बाह्यस्रावी वो होती है जिनका उत्पाद होता है एंजाइम। अंतःस्रावी वो ग्रंथियां होती हैं, ध्यान से सुनना, जो अपने उत्पाद को सीधा रक्त में डालती है, क्योंकि उनके पास खुद की नलिका नहीं होती। अब जरा सोचिए, ये एक ग्रंथि, ये एक ग्रंथि, इसने उत्पाद बनाया, इसने उत्पाद बनाया, इसको अपने उत्पाद को यहां पर भेजना है, इसको अपने उत्पाद को यहां पर भेजना है। इसने कैसे भेजा? इसके पास खुद की नलिका थी, इसके पास नलिका नहीं थी। तो अब आप मुझे बताएं, कौन सी ग्रंथि नलिकाहीन है? आप बोलेंगे सर ये ग्रंथि नलिकाहीन है, ये नलिका युक्त है। तो याद रखना, ये जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं इनको बोलते हैं बाह्यस्रावी। याद रखना, क्या बोलते हैं? बाह्यस्रावी, एक्सोक्राइन, ठीक है? और इनका उत्पाद क्या होता है बेटा जी? एंजाइम। याद रखना, क्या बोलते हैं? एंजाइम। भूला मत, ठीक है? जो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है इसी नलिका से, जो इस ग्रंथि से निकली है, ठीक है? अब ये जो ग्रंथि है इसका उत्पाद है हार्मोन, और इसके पास तो नलिका नहीं है। अब इसको अपने हार्मोन को यहां पर भेजना है, इसके पास तो नलिका नहीं है, तो नलिकाहीन है। अब कैसे भेजेगी? जिद्दी है, भेजेगी, कैसे भेजेगी? तो इसने क्या किया, ध्यान से देखना, ये एक नलिका आ रही थी, इसका नाम है रक्त नलिका। क्या नाम है? रक्त नलिका। इसने क्या किया? ले भाई रक्त नलिका, तू मेरे उत्पाद को ले जा, और ले जाकर यहां पर छोड़ा। तो उत्पाद नलिका से तो जा रहा है, लेकिन क्या वो नलिका इस ग्रंथि की नलिका है? नहीं, वो तो रक्त नलिका है। तो याद रखना, ऐसी ग्रंथियां जिनके पास खुद की नलिका नहीं होती, जिनका उत्पाद हार्मोन होता है, जो अपने उत्पाद को रक्त के द्वारा भेजती है अपने लक्ष्य तक, उन नलिकाहीन ग्रंथियों को बोलते हैं अंतःस्रावी। क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, अंतःस्रावी बोलते हैं। और ऐसी अंतःस्रावियों को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। जैसे आप सभी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि, है ना, हमारी थायराइड ग्रंथि, अंडाशय, वृषण, हाइपोथैलेमस, ये क्या है? ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ऐसी बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर एक तंत्र बना रही हैं। उन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। सिंपल सा था। चलें आगे, आखिरी विज्ञान, आखिरी आ गया भैया, आखिरी आ गया, बस ये आखिरी है, एम्ब्रायोलॉजी। आप मुझे बताएं, एम्ब्रियो वर्ड सुना है, भ्रूण वर्ड सुना है? 12वीं कक्षा में तीसरा अध्याय था, मानव जनन पढ़ा था। उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब निषेचन हो जाता है, अंडाणु से शुक्राणु संलयन कर लेता है, तो पहली कोशिका बनती है जिसका नाम होता है युग्मनज। युग्मनज से भ्रूण बना था ना। तो युग्मनज से जब भ्रूण बना था तो बीच में कुछ अवस्थाएं आई थी। याद करिए, एक सिंपल शब्द बता रहा हूं आपको, तूतक। याद है? जिसको मोरूला बोलते हैं। याद आ रहा है? कुछ हिंट याद आ रहा है? तूतक, मोरूला, जिसको इंग्लिश में मोरूला बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तूतक। चलो ठीक है। आपको याद आ रहा है कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट, इंग्लिश में ब्लास्टोसिस्ट, हिंदी में कोरक पुट्टी। ये शब्द याद आ रहे हैं? अगर याद आ रहे तो ठीक है, अगर याद नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ इतना सा कि जब निषेचन होता है, नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करके जब युग्मनज बनाता है ना, तो वो युग्मनज से आगे चलकर जब भ्रूण बनता है ना, एक कोशिका से जब भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो बीच में कई सारी अवस्थाएं आती हैं। इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन, ध्यान से सुनना, भ्रूण का अध्ययन नहीं भाई, सुन लो मेरी बात को, भ्रूण का अध्ययन नहीं, युग्मनज से जब भ्रूण बना रहे थे तो बीच में कई अवस्थाएं आ रही थी, उन सारी अवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रायोलॉजी। यानी जरा सोचिए, भ्रूणीय परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? विकास। तो जब भ्रूण का विकास हो रहा था तो उस टाइम पर कई सारी अवस्थाएं आ रही थी, उन सारी अवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रायोलॉजी। ये थी 41 शाखाएं जो हमने जंतु विज्ञान में पढ़ी है, ठीक है? आई होप आप सभी ने लिख ली होंगी। अगर नहीं लिखी हैं तो जल्दी से एक बार फटाफट जो मैंने आपको बताई हैं, सोचिए क्या क्या बताई हैं, जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है? मेरे ख्याल से यहां तक जो मैंने आपको समझाया, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? चल, हाँ जी बेटा जी, यहां तक आई होप सारी चीज समझ में आ गई होगी। ये सारी शाखाएं आपने याद रखनी है A to Z, ठीक है? चलें आगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब
समय हुआ है इस चीज का, मैं आपको जल्दी से बताता हूं बेटा जी। अब समय हुआ है ओएमआर का। अब आप पूछेंगे सर ओएमआर क्या होता है? 1 मिनट रिवीजन, ठीक है। अब 1 मिनट रिवीजन यानी 1 मिनट हमें वो पुरानी सारी चीजें पढ़नी है जो आज हमने पढ़ी है। अब देखिए ये 1 मिनट रिवीजन वैसे तो जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, कोई थ्योरी का कोई भाग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर इसको हम उपयोग में लेते हैं कि भैया आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो सारी चीजें, ठीक है। अब लेकिन आज हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, हमने शाखाएं पढ़ी हैं, ठीक है। अब कई सारी शाखाएं हमने पढ़ी है, हिमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, बहुत सारी लॉजीज पढ़ी है, यानी कुल मिलाकर हमने 41 शाखाएं पढ़ी हैं किसकी? जंतु विज्ञान की, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपने याद करनी है और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कंसंट्रेशन से सारी की सारी सुनी है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगेगा? मेरे पास इसका इलाज है। क्या? मैं लेकर आऊंगा क्विज, ठीक है, और उस क्विज के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप सही आंसर लगाएंगे, नहीं पढ़ा तो सीधी सी बात आप क्या करेंगे? आंख बंद करके जय राम जी की या जय माता दी, जहां पर लग गया वो आंसर है, वो नहीं करना है, सोच समझ कर आंसर लगाना है। तो भैया पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की औतिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। यानी जब हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तो वो अध्ययन क्या कहलाता है? पहला माइकोलॉजी, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा एंटोमोलॉजी, चौथा एंजियोलॉजी। सोच समझकर आंसर लगाइए। जो सीरियसली सुन रहे हैं डेफिनेटली सही आंसर लगाएंगे। चलिए आई होप लगा लिया होगा। नेक्स्ट बेटा जी दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंजियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से फटाफट लगाइए। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों कि हम जब सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके औतिक यानी ऊतक का अध्ययन करते हैं तो ये विज्ञान क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था क्या? हिस्टोलॉजी। अब अगर सुना होगा, गौर से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, कंसंट्रेशन से सुना होगा तो डेफिनेटली याद रहेगा। लेकिन अगर नहीं सुना तो टेंशन मत लेना कि आज मेरा गलत हो गया, नहीं कोई बात नहीं। एक आपको ये चीज सीखने को मिली क्या कि हमेशा कंसंट्रेशन से आपको चीजों को याद करना है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी क्या था बेटा जी? याद रखना क्या? ऊतकों का अध्ययन, ठीक है। चलें आगे। दूसरा प्रश्न था परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बेटा सीधा सीधा परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ये था हमारा करेक्ट आंसर। जिनके आज दोनों सही हुए हैं वेरी गुड, जिनके नहीं हुए उनको भी वेरी गुड, कोई बात नहीं। आज एक नई चीज सीखी होगी क्या? कंसंट्रेशन से चीजों को पढ़ना है आगे से, ठीक है। आगे भी जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कंसंट्रेशन से फोकस करके चीजों को पढ़िएगा, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का क्विज। अब नेक्स्ट कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट कक्षा में भी हम जीव विज्ञान की शाखाएं ही पढ़ेंगे, लेकिन वो शाखाएं किससे संबंधित होंगी बेटा जी? याद रखना किससे? आपके वनस्पति विज्ञान से, और साथ ही साथ कोशिका के बारे में भी स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, ठीक है। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर से संबंधित जो आपका होमवर्क है या जो डीपीपी है आपको ऐप पर होमवर्क सेक्शन में मिल जाएगा, तो जरूर करिएगा बेटा जी आज का होमवर्क। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई चीज के साथ। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।